नमस्कार, मैं हूं जायरा अली और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है को रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े सभी लेन देन को पंजीकृत कराया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अचल संपत्ति 100 रुपए में तो खरीदी जा नहीं सकती। इसके अलावा अचल संपत्ति के गिफ्ट के साथ साथ 12 महीनों से ज्यादा की अवधि के लिए लीज पर दी गई संपत्ति को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना जरूरी है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता मनीष रोहेल्ला जी, जो आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो कि है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता मनीष रोहेल्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि संपत्ति पंजीकरण आखिर क्यों करवाया जाता है? जायरा जी, संपत्ति पंजीकरण जिसे हम कहेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज की बात हुई। एक हुई चल संपत्ति, एक हुई अचल संपत्ति, जिसे हम कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उनका पंजीकरण मूल रूप से हर जगह होना जरूरी है, जिसे अचल संपत्ति कहा जाता है। 100 रुपए से ऊपर की लागत की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अचल संपत्ति होगी, उसका पंजीकरण जो है वो बाइंडिंग है। सेक्शन 17 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, 1908 एक्ट है, जिसके अंदर क्लियरली ये कहा गया है कि अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, उसकी वैधता नहीं रहेगी। इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति का पंजीकरण होना आवश्यक है। वैसे भी आजकल 100 रुपए से नीचे तो कोई चीज बिकती नहीं, लाखों में डील्स होती हैं, करोड़ों में डील्स होती हैं, तो उनके लिए उनका पंजीकरण होना जरूरी है। जिसके अंदर एक और मुख्य चीज होती है जो होता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब आपको पेमेंट करनी पड़ती है, सरकार कर लेती है, जो कि कैलकुलेट होता है सर्कल रेट के बेसिस पे, जो आपके एरिया में स्पेसिफिक डीएम ने या फिर सरकारी अध्यादेश से या जिस भी तरीके से बताया गया होगा कि इस एरिया के अंदर पर गज या पर स्क्वायर मीटर ये रेट है, उसके हिसाब से उसकी स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन। जहां तक चल संपत्तियों की बात है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए ये जरूरी है कि अगर उनके अंदर स्पेसिफिक चीजें दी गई हैं जिनके अंदर आपको कराना जरूरी है, जैसे कि आपकी कार की रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, इनके अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप कोई सेल डीड कर रहे हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, गिफ्ट डीड जैसे लगा लीजिए, तो गिफ्ट डीड के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जी, आपने जैसे स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बताया, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी एक तरह से आप एक कर की तरह समझ सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एक अमाउंट है जो सरकारी कोष ट्रेजरी के अंदर जाता है। हर स्टेट के अंदर एक स्टैम्प ट्रेजर ऑफिस है, एक डिपार्टमेंट है, जहां पे इनकी कलेक्शन की जाती है। आम भाषा में अगर हम समझें, जैसे कि कई बार कहा जाता है 10 रुपए का स्टैम्प पेपर ले आइए, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर ले आइए, रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए, ये एक कॉमन नॉर्मल पेपर्स के लिए होता है। जब आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की व्हाइट में ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, जो कि आपके सर्कल रेट के हिसाब से होगा। वो जो व्हाइट की ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में जा रही है, उसका 1% अमाउंट या फिर 4% अमाउंट, 5% डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिल्ली की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, तो वहां पे ये बनाया गया है कि अगर कोई पुरुष खरीदता है तो 5 से 7% ड्यूटी रहेगी, 8% है। अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, मेल और फीमेल मिलकर खरीद रहे हैं तो थोड़ी कम होगी। अगर कोई फीमेल ही खरीद रही है तो उनके अंदर और भी कम होगी, स्त्री खरीद रही है तो वो एक स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट बनाया गया है जो परसेंटेज ऑफ द सेल कंसिडरेशन
जो आपका जो सेल हो रहा है, जो उसका अमाउंट है टोटल, जो आपने एग्रीमेंट किया है उसका जो अमाउंट है टोटल, उसका वो परसेंटेज ऑफ अमाउंट का आपको स्टैंप ड्यूटी खरीदना होगा। हर एरिया के अंदर स्टैंप वेंडर्स होते हैं, वहां स्टैंप वेंडर्स के पास आप जाएंगे और वहां पे जाके उस स्टैंप पेपर को आप परचेज करेंगे और आपके एग्रीमेंट के साथ वो संलग्न होगा। और जब आपकी रजिस्ट्री होगी तो उसके अंदर वो चीज मौजूद होनी जरूरी है। इसका अगर मैं एक आपको प्रिंसिपल में समझाना चाहूं तो ये भी है कि सरकार आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए एक रिकॉर्ड कीपर बनती है और उसको वैधता देती है, और वैधता देने के उस रिगार्ड में वो आपसे स्टैंप ड्यूटी लेती है। जी बिल्कुल, वैधता देने के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी दी जाती है। वहीं बैनामा और बिक्री समझौता दोनों में क्या अंतर है? देखिए, बैनामा होता है, अगर हम इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ले तो अर्नेस्ट मनी। बैनामा है शुरुआत में, जब आप किसी से मिलते हैं, आप कोई डील करते हैं तो शुरुआत में एक आप टोकन मनी देते हैं। जब आप टोकन मनी देते हैं उसके बाद एक टाइम पीरियड देते हैं कि मुझे 60 दिन, 30 दिन या 90 दिन के अंदर मैं ये पूरा पैसा आपको दे दूंगा और उसके बाद हम इसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। अब जब हम शुरुआत में इस चीज के लिए कुछ अमाउंट दे रहे होते हैं तो हम एक बैनामा में एंटर करते हैं, जिसको एग्रीमेंट फॉर अर्नेस्ट मनी कह सकते हैं शुरुआत में। तो आपने बैनामा कर लिया कि मैं आपकी ये प्रॉपर्टी इतने अमाउंट में लूंगा, आज मैं इतना परसेंट अमाउंट आपको शुरुआत में दे रहा हूं, 10%, 2%, हो सकता है वो 5,000 रुपए भी हो, तो वो बैनामा है। बैनामा एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम एग्रीमेंट फॉर अर्नेस्ट मनी कर रहे हैं कि हाँ, हम इस चीज के रिगार्डिंग आने वाले हैं एग्रीमेंट में, आगे जाके हम इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्री भी कराएंगे, सेल डीड भी करेंगे, आज हम इसके अंदर बैनामा कर रहे हैं। ये एक बैनामा का कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल, एक टोकन मनी के तौर पर इसे दिया जाता है, बैनामा उसे कहते हैं। अगर बैनामा नाकाम हो जाए तो फिर क्या होता है? जी, इसके अंदर फिर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत हम जा सकते होते हैं। सेक्शन 6 में भी प्रोविजन है इसका, और भी सेक्शंस हैं जो इस चीज को डील करते हैं कि अगर किसी दो पार्टीज ने मिलके अगर किसी चीज को करने के लिए अपना वो दिखाया था और अगर वो नहीं करते हैं तो आप उसको कंपेल कर सकते हैं कि कोई जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए। अगर पेनल्टी का प्रोविजन डाला गया है तो पेनल्टी का प्रोविजन भी होता है। जैसे लोकल कस्टम्स में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बैनामा फॉरफिट हो जाएगा, जो बयाने का अमाउंट है, बयाना जिसे अर्नेस्ट मनी कहा मैंने, बयाने का अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और आप अगर आगे नहीं बढ़ते तो फॉरफिट हो जाएगा, और अगर देने वाला नहीं देता है तो उसको डबल अमाउंट भी देना पड़ सकता है। ये कस्टमरी है। अगर हम प्रैक्टिकली लीगली बात करें तो इसके अंदर मेन चीज ये है कि आई कैन एनफोर्स यू, मैं आपको कह सकता हूं कि आप इसको करिए, या तो आपके पास कोई जस्टिफाइड ग्राउंड हो, कोई ऐसा रीजन हो गया जैसे कि बैनामा करने वाला आदमी की उसकी मृत्यु हो गई है और जो आगे आने वाले लोग हैं उनको पता लगता है कि उनमें डिसाइसिवनेस नहीं है, लीगल एयर्स पता नहीं है, तो उसके अंदर वो बैनामा होल्ड पे आ सकता है और वो एनफोर्समेंट के लिए अलग से परस्यू करें। इसके अंदर एक्सेप्शंस है, पर प्राइमरली ये है कि अगर आपने बैनामा की तो आप बाध्य हैं, उसके अंदर आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। जी, आप बाध्य हैं अगर आपने बैनामा किया है तो। चलिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है मनीष जी? जायरा जी, जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो सबसे पहले जैसे आपने जिक्र किया बैनामा है, बैनामे के बाद हो सकता है एग्रीमेंट टू सेल हुआ हो, एग्रीमेंट टू सेल के बाद हो सकता है सेल डीड के लिए पेपर तैयार किए गए होंगे। जब आप सेल डीड के पेपर की बात करते हैं, सेल डीड एक ऐसा पेपर है जो सरकारी ट्रेजरी में जब आप जाएंगे, जो अक्सर भारत में हर स्टेट में अब तो फोटोज खींचने लगी हैं, जब भी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर दोनों पार्टी अलॉन्ग विद 2 गवाह या 1 गवाह, जो भी प्रेवलेंट चीज है वहां पे, उनको बुलाया जाता है और उसके बाद उनकी फोटो खिंचती है और वो जो डॉक्यूमेंट, साइंड डॉक्यूमेंट होता है, उसको वहां का लोकल तहसीलदार या एसडीएम उसको वेरीफाई करके सरकारी रिकॉर्ड के अंदर रख लेता है, जिसे हम पंजीकरण का प्रोसीजर बोलते हैं। अब इस पंजीकरण को कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मेन, अगर हम लोकल अलग अलग जुरिस्डिक्शन में अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, पर सबसे पहला मनीष जी, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक गुड़गांव से। अशोक, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर जी, ऐसा है, एक हमारी प्रॉपर्टी थी पुरानी, 13 साल से केस चल रहा था। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए। हाँ, 13 साल से केस चल रहा था, तो फिर उसके हर बारी जीत गए थे, हम हाई कोर्ट से भी ले लिया, लेकिन उसका ना कब्जा नहीं मिल पाया अभी तक। तो मनीष जी, क्या सलाह देंगे? कब्जा नहीं मिल पाया है अभी तक। देखिए, इसके अंदर आपको एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करना होगा। आपके पास अगर डिक्री आ गई है, अगर आप, पहला तो प्रश्न ये रहेगा अशोक जी कि क्या आपको उसके अंदर ओनर डिक्लेयर किया गया है? अगर आपको ओनर डिक्लेयर किया गया है तो कहा था उनको ओनर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उसके कब्जा नहीं दे रहे अभी तक वो, जो है ना। हाँ जी, तो आप उसकी पोजीशन के लिए ना एग्जीक्यूशन में जाएंगे, और एग्जीक्यूशन में जब आप जाएंगे तो लोकल कोर्ट जो है वो आपको इसके एनफोर्समेंट के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर कंटेम्प्ट की जरूरत होगी तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी करी जाएंगी, पर सबसे पहले जैसे ही आपके पास कोई डिक्री आती है, अगर फैसला आ गया है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके उसके साथ में आप एग्जीक्यूशन का केस फाइल करेंगे।
और एग्जीक्यूशन के अंदर कोर्ट आपको वो प्रॉपर्टी आपको दिला सकता है। तो अशोक जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। तो इस प्रक्रिया के तहत आप कब्जा ले सकते हैं, इस तरीके से आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं मनीष जी। हम आप बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया होती है। जी जी जी, आपने पूछा था कि क्या क्या कागजात मूल रूप से आपको चाहिए, क्या क्या अनिवार्य प्रक्रिया चाहिए रहेगी। जी, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो तो आपका सेल डीड ही है, जो आपने एग्रीमेंट बनाया है, पूरा सेल डीड उसको फर्दर तैयार किया है, वो सेल डीड का डॉक्यूमेंट। आपकी जो पास्ट की रजिस्ट्री है, इसके अंदर मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूं कि वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जरूर निकाले। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब पास्ट में कौन कौन इस प्रॉपर्टी के ओनर रहे हैं, ताकि आपको पक्का पता लग सके कि इसके अंदर कोई घपला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और लगातार ये बिना किसी ब्रेक के प्रॉपर्टी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन चलती आ रही है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट 2 to 3 ओनर्स तो मिनिमम रजिस्ट्रीज का अपना चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रखें, ताकि वो वेरिफिकेशन हो सके। उसके अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट्स में सबमिशन में बात करें तो लास्ट रजिस्ट्री का रिकॉर्ड जो होता है वो आप साथ में देते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई नक्शा है तो आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा भी उसके अंदर लगेगा, जिसके अंदर क्लियर डिमार्केशन होगी कि आपका प्लॉट, आपका जो एरिया है उसकी डायमेंशंस क्या है, वो कहाँ किस दिशा में पड़ता है, और वो प्रॉपर एक प्लान के साथ वो दिखाया जाएगा। ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो रजिस्ट्री के साथ में लगते हैं। पर अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो उसके अंदर हमेशा आप म्यूटेशन रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, जिन्हें आम भाषा के अंदर दाखिल खारिज भी कहा जाता है। म्यूटेशन रिकॉर्ड्स होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड है कि पहले इन कागजों में कौन मालिक था। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो जमाबंदी होगी, और अगर वो नॉर्मल लैंड है तो उसके अंदर म्यूटेशन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते होंगे। तो वो आप लोकल नंबरदार पटवारी से अपने एरिया के या लोकल रजिस्ट्री ऑफिस रेवेन्यू जाके आप इस चीज को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो आदमी मुझे चीज बेच रहा है क्या वो असल में मालिक है भी या नहीं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और इसी के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने किसी प्रॉपर्टी का। मनीष रोहेला जी हमारे अधिवक्ता बने हुए हैं। मनीष जी, अब अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने बताया, ब्रेक पर जाने से पहले क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन की जो समय सीमा और जो फीस होती है इसके बारे में कुछ बताइए। जाहिरा जी, रजिस्ट्रेशन कराने की एक स्पेसिफिक समय सीमा इसलिए बनाई जाती है कि आप जब भी किसी बैनामे में आ रहे हैं या किसी भी एग्रीमेंट तो सेल के अंदर आ रहे हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होगी। अगर आपके पास टाइमलाइन नहीं होगी तो लोग डिले करते रहते हैं, क्योंकि वो स्टैम्प गवर्नमेंट को फर्दर फूल ना कर सके। गवर्नमेंट का ये पर्पज इस चीज के लिए होता है कि बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया या बैनामा किया और पोजेशन ले लिया प्रॉपर्टी का और रजिस्ट्री को डिले कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक 90 डेज का टाइमलाइन दे दिया कि कहा कि आप इसको, अगर आप इस टाइमलाइन के अंदर नहीं करते हैं तो आप ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। जी जी, एक दर्शक हमारे साथ मनीष जी इस वक्त, माफ कीजिएगा, एक रोकना चाहूंगी आपको। दर्शक जुड़ चुके हैं, रामनिवास मध्य प्रदेश से जुड़ गए। रामनिवास जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपन किराए से मकान देते हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कराएं? किराए के मकान का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, ये कह रहे हैं। हाँ रामनिवास जी, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं तो आम धारणा है कि किराया नामा जो है उसकी रजिस्ट्रेशन और लीज जो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उन दोनों को लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। रेंट एग्रीमेंट, किराया नामा जो है उसकी समय अवधि 11 महीने होती है। 11 महीने के बाद उसको रेगुलरली आपको रिन्यू कराना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहती है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को 12 महीने की अवधि से अधिक दे रहे हैं तो उसका आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब आप जब किरायानामा करते हैं तो आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे या 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवाते हैं। लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स भी यही करते हैं और उसको फर्दर नोटराइज करा के रख लेते हैं। जब भी आप किरायानामा कर रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की नॉर्मल प्रक्रिया, जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी प्रक्रिया तो यही है कि एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे आपका रेंट एग्रीमेंट किरायानामा बनेगा, जिसके अंदर पार्टीज का नाम दिया होगा, किराया दिया होगा, एक दूसरे की लायबिलिटीज और राइट्स के बारे में बात की गई होगी, और आप उसको नोटराइज करा के अपने पास रख लेते हैं। उसकी अवधि 11 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। अगर आप उससे अधिक समय के लिए कर रहे हैं तो वो एक लीज कहलाएगी, और लीज को आपको रजिस्टर कराना जरूरी है, जिसके अंदर आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, आपको एसडीएम के पास उसको पंजीकृत भी कराना पड़ेगा, नहीं तो उसकी वैधता नहीं रहेगी। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो समझनी जरूरी है।
कागजों की जहां तक बात है तो नॉर्मल आईडीज वगैरह लगती हैं उसके अंदर दोनों पार्टीज की, और आप उसको पोजीशन में रख सकते हैं, और ये एक वैलिड पेपर रहेगा आपका अगर 11 महीने की अवधि तक आपने दिया है, और इसके बेसिस पे ही आप इविक्शन भी करा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। रामनिवास जी, उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। और मनीष जी, हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की समय सीमा और फीस के बारे में, अब आप तफसील से बता सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस डिफरेंट स्टेट्स ने अलग अलग सेट की हुई है। कुछ जगह पर 500 रुपए है, कुछ जगह पर 1200 रुपए है, कुछ जगहों पर 2000 तक भी है, उससे फर्दर अमाउंट भी हो सकता है। ये एक रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपको देनी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी दो अलग अलग चीजें हैं। स्टैंप ड्यूटी जो है वो एक स्टैंप कर के प्रकार से है, और इसको आपको परचेज करना है, ये स्टैंप पेपर्स हैं, ये साथ में लगते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो डिपार्टमेंट जो है जो आपकी रजिस्ट्री कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल प्रोसेस के लिए आपसे लेता है। यूजुअली रजिस्ट्रेशन के अंदर मूल रूप से दो ही फीसें जाती हैं। एक फीस जो होगी वो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, दूसरी फीस जो एक तरह से कह सकते हैं वो आपके स्टैंप ड्यूटी का परचेज है। उसके अलावा आपके लोकल ड्राफ्टिंग पेपर्स की फीस हो सकती है, और कोई खर्चा होता नहीं। जी जी। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज और साथ में बताना चाहूंगा कि आप जब शुरुआत में बैनामा वगैरह करते हैं उसके अंदर आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती। वो एक नॉर्मल स्टैम्प पेपर पे, रेवेन्यू टिकट की रसीदी टिकट्स पे बनाया जा सकता है। उसकी वैधता बहुत ही लिमिटेड होती है, और उसकी अगर हम लीगल कोर्ट्स में भी उसकी वो बात करें कि उसकी क्या वैल्यू, एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो भी बहुत लिमिटेड होती है। जी बिल्कुल। और मनीष जी, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, लक्ष्मण अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, हमारे परदादा की जगह है रिहायशी, तो हमें उसका क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपके परदादा की कोई प्रॉपर्टी है, आपको उसे क्लेम करना है, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे मनीष जी? लक्ष्मण जी, अगर आपके परदादा की कोई प्रॉपर्टी है तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि क्या ये एक दादा लाई जमीन है या नहीं। अगर ये आपकी पैतृक संपत्ति है, आपकी दादा लाई जमीन है, तो और आप उसके अंदर इसको फॉल कर रहे हैं कि आपका राइट उसके अंदर जो शेयर बन रहा है उस शेयर के लिए आप फाइट कर सकते हैं। पहली तो चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि अगर आपको उसको प्रूव करना है तो आपको अपने लोकल एरिया से, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो अपनी जमाबंदी या जो भी आपका दाखिल खारिज जो भी म्यूटेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, उसको आप निकलवाएंगे और उसके अंदर पता करेंगे कि आज की डेट में इस खेवट में या इस एरिया में किसका पोजीशन है और किसके नाम पे जमीन दिखती है। आपके परदादा का अगर जो भी लेखपाल या जो भी आपके यहाँ पे एरिया में पर्सन है जो रिकॉर्ड रख रहा है, पटवारी, वो आपको बता देगा कि आपके परदादा के नाम पे कितनी जमीन कागजों में दिखती है। फिर उसका बंटवारा होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने किसी भी लॉयर, लोकल लॉयर से इस चीज का पता करें कि आपका उस जमीन में, आपके परदादा की जमीन में कितना हिस्सा बनता है। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा आपका इतना हिस्सा बनता है तो आप फर्दर इसके अंदर पार्टीशन और पोजेशन का केस डाल सकते हैं, जिसके अंदर जो भी आपके अलावा आपके भाई हैं या आपके चाचा ताऊ हैं, तो जो भी लोग हैं उनके नाम के खिलाफ उनको डाल के आप अपना पोजीशन दे सकते हैं। अपना डिक्लेरेशन होगा पहले कि आपका इतना हिस्सा बनता है और उसके बाद आप उसका पोजीशन दे सकते हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्मण जी, आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ मनीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।